Hello everyone, welcome to my YouTube channel Studyship with Hug Sister. I hope you all are doing great. So today in this video we will discuss about a very famous American poem Tulip by Sylvia Plath. ट्यूलिप एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जो कि अमेरिका की फेमस पोइटेस सिल्विया प्लाथ ने लिखा था। ये पोएम 1961 में लिखी गई थी जिसे एरियल जो 1965 में पब्लिश हुई थी, इस एरियल कलेक्शन में ट्यूलिप पोएम भी शामिल थी। ट्यूलिप पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है और ये तब लिखी गई थी जब सिल्विया प्लाथ अपनी अपेंडिक्टोमी सर्जरी से हॉस्पिटल में रिकवर हो रही थी। ये पूरी पोएम 9 स्टैंजा में लिखी गई है और हर एक स्टैंजा 7 लाइन की है जो मिलकर 63 लाइन की एक पोएम बनाती है। ये पोएम फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखी गई है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह एक लेडी एक अननोन ऑपरेशन से रिकवर हो रही है एक हॉस्पिटल रूम के अंदर। टेड ह्यूजेस ने कहा है ये पूरी पोएम एक ट्यूलिप के बुके के ऊपर लिखी गई है जो सिल्विया को किसी ने गिफ्ट किया था जब वो बीमार थी हॉस्पिटल में। इस पोएम में सिल्विया ने बताया है कि किस तरह वो ट्यूलिप्स के वो भड़कीले लाल रंग उसे परेशान कर रहे और वो इस ट्यूलिप बुके के बगैर अपने सिक रूम के वाइटनेस में रहना चाहती है। पोएम में सिल्विया ने हॉस्पिटल रूम के वाइटनेस को कंपेयर किया है उन ट्यूलिप्स की लाइवलीनेस के साथ। पूरी पोएम में ये दिखाया गया है कि पोएट डेथ की सिंप्लिसिटी को महसूस करना चाहती है मगर उन्हें ट्यूलिप्स एक एनर्जेटिक लाइफ को जीने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। रूम के सादेपन मीन्स वाइट कलर सिल्विया की हेल्प कर रहे हैं उन दर्द को भुलाने को जो उनके ज़ख्म ने दिया है, मगर ट्यूलिप के कलर उनकी ज़ख्म से बातें कर रहे हैं। ट्यूलिप एक पर्सनल और कन्फेशनल पोएम है। इस पोएम में पोइटेस ने अपनी इमोशन और मेंटल स्टेट के बारे में बातें की है। शुरुआत में इस पोएम की टाइटल सिक रूम ट्यूलिप्स इन द हॉस्पिटल थी, मगर बाद में सिल्विया ने इसे शॉर्ट कर इसका नाम सिर्फ ट्यूलिप रखा। इस पूरे पोएम में पोइटेस ने डेथ और डेथ की प्योरनेस को दिखाया है, फिर उसे कंपेयर किया है नॉर्मल हेल्दी लाइफ के शोर शराबे से। स्पीकर ने कहा है डेथ काफ़ी साफ़ सुथरी, सिंपल और आरामदायक होती है। स्पीकर ने पोएम में कहा है कि वो हॉस्पिटल में एक नन यानी सन्यासी की तरह महसूस करती जैसे बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना ना हो। प्लाथ ने काफ़ी लिटरेरी डिवाइसेस को इस पोएम में यूज़ किया है जैसे सिमिली, मेटाफॉर, इमेजरी एंड पर्सनिफिकेशन। ये पोएम उस वक्त लिखी गई थी जब पोएटेस कठिन समय से गुजर रही थी और उन्होंने काफ़ी खूबसूरती के साथ अपनी फीलिंग्स को खूबसूरत पोएम में चेंज किया है। ये पोएम उदासी, उम्मीद, दर्द और खुशियों की एक मिक्सचर है जो कि पोएम को काफ़ी वैल्यूबल बनाती है। इस पोएम की शुरुआत में स्पीकर काफ़ी खुश थी अपने हॉस्पिटल के वाइटनेस के साथ, तब अचानक से वहाँ टॉर्चर्ड और एक्साइटेबल ट्यूलिप्स अपने लाउड नॉइस और बड़े से मुंह के साथ मानो वो अफ्रीकन कैट हो वहाँ आ जाते हैं और पोएटेस को परेशान करने लगते हैं। तो ये थी हमारी इस पोएम की ओवरव्यू। अब हम स्टैंजा वाइज इस पोएम को पढ़ेंगे। ट्यूलिप्स आर टू एक्साइटेबल, इट इज़ विंटर हेयर, लुक हाउ वाइट एवरीथिंग इज़, हाउ क्वाइट, हाउ स्नोड इन, आई एम लर्निंग पीसफुलनेस, lying by myself quietly. As the light lies on these white wall, this bed, these hands, I'm nobody. I have nothing to do with the explosion. I have given my name and my day clothes up to the nurses and my history to anesthetists and my body to the surgeons. शुरुआती स्टैंजा में पोएटेस अपनी फीलिंग को बताती है। पोएम की शुरुआती लाइंस जो कि ऊपर है, द ट्यूलिप्स आर टू एक्साइटेबल, इट इज़ विंटर हेयर, लुक हाउ वाइट एवरीथिंग इज़, हाउ क्वाइट, हाउ स्नोडी। इस लाइन से पोएट कह रही है हॉस्पिटल रूम की वाइटनेस की वजह से एटमॉस्फेयर काफ़ी शांत और आरामदायक है
और इस चीज़ के लिए स्पीकर काफ़ी दिनों से तड़प रही थी, क्योंकि अगर हम सिल्विया के पर्सनल बैकग्राउंड को देखें तो जब उन्होंने अपना होश संभाला तो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जो कि हर जगह पर अंधेरे बिखेर दिए थे। इसी वजह से पोएटिस को वाइट कलर पसंद है, जो उन्हें शांति का प्रतीक है। पोएटिस ने छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी है सर्दियों के बारे में, और पोएटिस कह रही है ये ट्यूलिप फ्लावर्स के रंग कुछ ज़्यादा ही भड़कीले और गहरी लग रही है इस सर्दियों की सेटिंग में। और इस हॉस्पिटल के कमरे में सारी चीज़ें सफ़ेद है, और ये सफ़ेद चीज़ पोएटिस को आराम पहुंचा रही है, और पोएटिस इस इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा महसूस कर रही है। और ये कमरा ऐसा लग रहा है मानो ये सारी चीज़ें बर्फ़ से ढकी हुई हो। तो पोएटिस इस आसपास के सराउंडिंग से, जो कि इतनी आरामदायक है, वो शांत रहकर खुद को शांत करना सीख रही है। इस सुकून भरी कमरे में हर एक चीज़ें ऐसी लग रही है मानो वो इस प्रकृति की रोशनी में नहा रही हो। जैसे हॉस्पिटल की दीवारें रोशनी से चमक रही हैं, और साथ ही पोएटिस की बेड और उनकी हाथें भी। फिर आगे की लाइंस में आई एम नो बडी, आई हैव नथिंग टू डू विद द एक्सप्लोजन से पोएट कहना चाह रही है कि इन्होंने अपनी पहचान को खो दिया है, और उनकी इतनी गहरी लाल रंग की ट्यूलिप्स के साथ कोई रिश्ता नहीं है। पोएटिस ने उनकी हर एक चीज़, यहाँ तक उनकी पहचान भी हॉस्पिटल के नर्स और स्टाफ को सौंप चुकी है, और अपनी ज़िंदगी की इतिहास को उन्होंने एनेस्थेटिस्ट को सौंप दिया है, जो उन्हें बेहोश करता है। और साथ ही उन्होंने अपनी बॉडी को उन डॉक्टर्स के हवाले कर दिया है जो उनकी ज़ख्मों को भर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। They have propped my head between the pillow and the sheet cuff, like an eye between the two white lids that will not shut. Stupid pupil, it has to take everything in. The nurse pass and pass, they are no trouble. They pass the way girl pass in land in their white caps, doing thing with their hand, one just the same as another. So it's impossible to tell how many these are. इस स्टैंजा में पोएटिस बताती है कैसे वो सारा दिन इस हॉस्पिटल में बिताती है, और कहती है हॉस्पिटल के स्टाफ उनके सर को सफ़ेद रंग की पिलो कवर के बीच में रख दिया है, और उनकी सर और पिलो बिल्कुल एक आँख की तरह लग रही है, और उनकी ये बड़ी मोशनलेस आँखें उनकी ज़िंदगी की हर एक घटना को अपने अंदर समा रही है। स्टूपिड प्यूपिल, फ्रेंड्स प्यूपिल आँख के काले वाले हिस्से को कहते हैं। स्टूपिड प्यूपिल एक पन है। पन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे हम वर्ड के साथ खेलना भी कह सकते हैं। तो पोएटिस प्यूपिल को स्टूपिड कह रही है, और बताया है ये प्यूपिल तो आँख का एक हिस्सा तो है ही है, मगर साथ ही ये एक स्टूडेंट भी है जो उनकी ज़िंदगी के अनजाने घटनाओं की शांति को पढ़ना सीख रहा है। वहाँ की नर्स और स्टाफ अपने कामों में बिजी है, और अपने सर पर सफ़ेद रंग की एक कैप पहने सारे के सारे सी गर्ल्स लग रहे हैं। सी गर्ल्स एक सफ़ेद बर्ड है, और सब के सब किसी न किसी कामों में लगे हुए हैं, और सब एक जैसे लग रहे हैं। और पोएटिस के लिए ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है कि वे कितने लोग हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। My body is a pebble to them, they tend it as water tends to be the pebble it must run over, smoothing them gently. They bring me numbness in their bright needles, they bring me sleep. Now I have lost myself, I am sick of baggage. My patent leather overnight case like a black pillbox. My husband and child smiling out of the family photo, their smile catch onto my skin, little smiling hope. इस स्टैंजा में पोएटिस अपनी ट्रीटमेंट के बारे में बातें करती है जो उन्हें डॉक्टर और नर्स दे रहे हैं। पोएटिस को उनकी बॉडी
एक पत्थर की तरह लग रही है जिसे बार बार स्टाफ्स के द्वारा साफ किया जा रहा है। स्टाफ उनकी बॉडी को काफ़ी कोमलता के साथ छूती हैं, जैसे कि एक पत्थर को पानी कोमलता से छू कर निकल जाती है। एनेस्थेसियासिस्ट ने पोएटिस को एक इंजेक्शन देकर उनकी बॉडी को सून कर दिया है और नमनेस की वजह से पोएटिस को लग रहा है कि मानो वो अपनी नॉर्मल सामान्य ज़िंदगी को खो रही है। वो ज़िंदगी के हर एक चीज़ से उदास हो चुकी है। उनका लेदर ट्रैवल बैग वो दवाइयों की एक झोली बन चुकी है और उनकी फैमिली फ़ोटो जिसमें उनके हस्बैंड बच्चे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट पोएटिस को ऐसी लग रही है मानो एक हुक से अपनी ओर खींच रही हो। Let's read the further stanza. I have laid things slips, a 30-year-old cargo boat, stubbornly hanging on to my name and my address. They have swagged me clear of my loving association, scared and bare on the green plastic pillow trolley. I washed my tea set, my bureau of the linen, my books sank out of sight, and the water went over my head. फोर्थ स्टैंजा में भी पोएटिस ने लगातार इमेजरी के थ्रू रीडर्स के सेंसिबिलिटी के ऊपर हमला चालू रखा है। स्पीकर कहती है कि अब वो 30 साल की एक कार्गो शिप की तरह हो चुकी है। कार्गो एक शिप होती है जिसमें गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, तो पोएटिस का मानना है कि वो एक कार्गो शिप की तरह है जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम और एड्रेस को छोड़कर, और वो इस नाम और अपने पते को काफ़ी कस के पकड़ी हुई है और ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों से उनका वास्ता छूट चुका है। पोएटिस की पर्सनल लाइफ की सारी चीज़ें पिघल चुकी है। डरी सहमी पोएटिस अपनी बेड ट्रॉली में लेटे हुए टी सेट, लिनन के कपड़े, अपनी बुक्स को देख रही है। पोएटिस अभी इतनी होश में है कि उन्हें सारी चीज़ें उनकी समझ में आ रही है और धीरे धीरे इंजेक्शन अपनी असर दिखा रही है और पोएटिस अपनी होश को ऐसे खो रही है मानो कि वो किसी गहरे पानी के अंदर समा रही हो। होश होने के बाद पोएटिस अपने आप को बहुत प्योर फील करने लगी, जैसे कि वो एक नन हो। पोएम में स्पीकर ने नन वर्ड को यूज़ स्पिरिचुअलिटी दिखाने को किया और वो इस प्योरिटी के लिए कब से तड़प रही थी। अब उनका इस फिज़िकल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। लेट्स मूव टू द फिफ्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम। आई डिडंट वांट एनी फ्लावर्स, आई ओनली वांटेड टू लाई विथ माई हैंड्स टर्न अप एंड बी अटरली एम्प्टी। हाउ फ्री इट इज़, यू हैव नो आइडिया हाउ फ्री। द पीसफुल इज सो बिग, इट डिज़र्व्स यू एंड इट आस्क्स नथिंग, a name tag, a few trinklet. It is what the did close on. Finally, I imagine them shutting their mouths on it like a communion tablet. फिफ्थ स्टैंजा में एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ स्पीकर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की गहराई बताते हुए ये कहती है कि उन्हें ये ट्यूलिप फ्लावर बिल्कुल नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए, आज़ादी के साथ। वो वही अपने बेड में लेटे रहना चाहती है, अपने खुले हाथों के साथ। अब स्पीकर अपने रीडर्स के साथ बातें कर रही है और रीडर्स को यू कहकर एड्रेस कर रही है और कहती है, यू हैव नो आइडिया हाउ फ्री। तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा अभी मैं अपने आप को कितनी फ्री महसूस कर रही हूँ। स्पीकर ये कहना चाह रही है कि वो कितनी शांति महसूस कर रही है और ये शांति उनसे बदले में कुछ नहीं मांगती, सिर्फ एक नाम और कुछ चीज़ें। वो इस बात को मानती है कि मरते वक्त लोगों को भी इतनी प्योर शांति और आज़ादी भरी एहसास को महसूस करने का मौका मिलता होगा। आखिरकार पोएटिस ये एहसास को कल्पना करने में कामयाब हो गई। स्टैंजा की आखिरी लाइन, शटिंग देयर माउथ्स ऑन इनटू लाइक कम्युनियन टैबलेट से पोएटिस ये कहना चाहती है, मरते वक्त लोग शांति को निगलते हैं जैसे सब कम्युनियन फेस्टिवल में कम्युनियन वेफर्स को खाकर निकलते हैं। कम्युनियन एक फेस्टिवल है जिसे होली फेयर के नाम से भी जाना जाता है और ये फेस्टिवल स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियन सेलिब्रेट करते हैं।
Let's move forward. The tulips are too red in the first place. They hurt me. Even through the gift paper, I could hear them breathe lightly through their white swaddling like an awful baby. Their redness talked to my wound, it corresponds. They are subtle, they seem to float through. They weigh me down, upsetting me with their sudden tongues and their color, a dozen red lead sinker around my neck. सिक्स्थ स्टैंजा में पोइटेस उन हानिकारक ट्यूलिप्स के बारे में बातें करती है जो उनकी शांति भरे मेडिटेशन को रोक रही है। ट्यूलिप्स के भड़कीले रंग वहाँ पर चारों ओर सफ़ेद रंग की शांति को तोड़ रहे हैं और ये इतने लाल है कि वो पोइटेस को हर्ट कर रहे हैं। आगे की लाइंस में पोइटेस ने ट्यूलिप को पर्सोनिफाई करते हुए कहती है, जिस पेपर में सारे ट्यूलिप्स को रैप किया गया है उस पेपर से ट्यूलिप्स की सांसें लेने की आवाज़ें आ रही हैं। उस सफ़ेद रैपर में ट्यूलिप्स को रैप देखकर पोइटेस को ऐसा लग रहा है मानो वो फूल ना हो बल्कि एक न्यूबॉर्न बेबी है जो सफ़ेद कपड़े में लपटे हुए है। वो ट्यूलिप्स सिर्फ जिंदे ही नहीं बल्कि एक सांस लेते हुए छोटा सा बच्चा लग रहा है। पोइटेस को ऐसा लग रहा है मानो ट्यूलिप्स के गहरे लाल रंग पोइटेस के ज़ख्मों से बातें कर रहे हैं और साथ ही जो कलर के ट्यूलिप्स है बिल्कुल सेम कलर के पोइटेस के ज़ख्म में है। दे आर सटल। ये लाइन काफ़ी कंफ्यूजिंग है और इस लाइन से पोइटेस का कहने का ये मतलब है इन ट्यूलिप्स का अपना खुद का एक मकसद है। कैसे भी ये दोनों अलग अलग कलर्स वाइट और रेड कभी पोइट को उठा रहे हैं यानी सफ़ेद रंग उन्हें खुश कर रहा है और लाल रंग उन्हें गिरा रहा है यानी उन्हें दुखी कर रहा है। पोइटेस को काफ़ी भारीपन महसूस हो रहा है जब वो ट्यूलिप्स के पेटल को देख रही है जो उन्हें रेड टंग की तरह महसूस हो रहा है और ये पोइटेस के माइंड के ऊपर भी काफ़ी दबाव बना रहा है, मानो पोइटेस ने अपने कंधे पे काफ़ी वज़न को उठाया हो। Let's proceed to the seventh stanza of the poem. Nobody watched me before, now I am watched. The tulips turn to me and the window behind me, where once a day the light slowly widens and slowly thins, and I see myself flat, ridiculous, a cut paper shadow between the eye of the sun and the eye of the tulips, and I have no face. I wanted to efface myself. The vivid tulips eat my oxygen. सेवन स्टैंजा में भी ट्यूलिप्स शक्तिशाली होते जा रहे हैं जैसे उनके अंदर जान हो। पोइटेस को ऐसा लग रहा है मानो वे किसी की निगरानियों के अंदर हो। पोइटेस को और भी तब अजीब महसूस होने लगता है जब ट्यूलिप्स उनको घूरने लगते हैं और खिड़कियां भी इनकी ओर देखने लगती है। वो अपनी खिड़कियों से सूरज की रोशनी को देख रही है और वो रोशनी कभी चौड़ी तो कभी पतली मालूम होती है क्योंकि सूरज धीरे धीरे बादलों से गुज़र रहा है। पोइटेस अपने आप को काफ़ी अजीब महसूस कर रही है। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ पेपर की तरह पतली ही नहीं हो गई है बल्कि एक परछाई बनकर रह गई है सूरज और ट्यूलिप्स की आँखों के बीच में। वो अपने आप को मिटा देना चाहती है, साथ ही अपने सारे पहचान से मुक्त हो अकेले रहने की ख्वाहिश करती है। ये ट्यूलिप्स ऐसे लगते हैं मानो उस रूम के सारे हवाओं को पी जा रही है और उन ट्यूलिप्स को देखकर पोइटेस को बेचैनी सी महसूस हो रही है। दिस इज़ 8th स्टैंजा ऑफ आवर पोएम। बिफोर दे केम द एयर वॉज काम एनफ, कमिंग एंड गोइंग ब्रेथ बाय ब्रेथ without any fuss. Then the tulips filled it up like a loud noise. Now the air snacks and eddies round them the way a river snacks and eddies round a sunken rust-red engine. They concentrate my attention that was happy, playing and resting without committing itself. ट्यूलिप्स के आने से पहले हवा शांत और सुकून भरी थी। पोइटेस आराम से सांसें ले रही थी बिना कोई मुश्किल के, मगर ट्यूलिप्स इस शांत माहौल में काफ़ी भड़कीली लग रही थी और चारों ओर हंगामा फैला रही थी। वो ट्यूलिप्स इतने भड़कीले, इतने ब्राइट है मानो वो इस सफ़ेद साफ़ सुथरे रूम में आतिशबाजी जैसे लग रहे थे। हवाएं पोइटेस के चारों ओर लहर की तरह उठ रहे हैं जैसे
नदी में लगे हुए इंजन के आसपास लहरें उठती हैं और वो लहरें पोएटिस की सारी ताकतों को अपनी ओर खींच ले रही हैं और इन ट्यूलिप्स के आने से पहले वो आराम से इस रूम में लेटी हुई थी। Now this is the last stanza of our poem. The walls also seem to be warming themselves. The tulips should be behind bars like dangerous animal. They are opening like a mouth of some great African cat, and I am aware of my heart, it opens and closes. It's a bowl of red blooms out of sheer love of me. The water I taste is warm and salt like the sea, and comes from a country far away as hell. स्टैंजा 9 में ट्यूलिप्स पूरी तरीके से पर्सोनिफाइड हो चुकी है और वो एक एनिमल की तरह लग रहे हैं। ये फ्लावर्स भयानक और खूंखार हो गए हैं। इन फ्लावर्स के खून में इतनी गर्मी आ चुकी है कि इस गर्मी से हॉस्पिटल की दीवारें जल रही है। ट्यूलिप्स के पंखुड़ी इतने चौड़े लग रहे हैं मानो अफ्रीका के जंगली बिल्ली के जबड़े हो। अचानक से पोएटिस को अपने दिल की धड़कनों की खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उनको खुद का दिल एक प्याले जैसा लग रहा है जिसमें फूल खिले हैं। इन सारे टॉर्चरस कंडीशन की बाद भी स्पीकर को अचानक ज़िंदगी की असल मज़ा आने लगता है और वो अपने आप को काफ़ी शुद्ध महसूस करने लगती हैं। और आखिर में ना ही तो पोएटिस के सिर तक पानी है और ना ही वो डूब रही है। जब पोएटिस ने उस पानी को चखा तो वो पानी खारा था और पोएटिस को एक ऐसी जगह की याद दिला रहा था जहाँ से स्वस्थ होना मुश्किल है और ये पानी उसी जगह से आया है। So this is our poem Tulips written by Sylvia Plath. After reading this poem, we can see the pain of Sylvia which she expresses with the words. 2 years later, after writing this poem, Sylvia committed suicide as she was the victim of depression, and this poem published posthumously in 1965. Hope you all guys will like this poem and don't forget to give a thumbs up and hit the subscribe button. Till then, study well.